इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आगे बढ़ रहे हैं और काफी कुछ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ ये कवर करने के बाद हम लोग म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन पर बात कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उन्हीं कुछ क्वेश्चंस या उन्हीं कुछ कंसेप्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उस पर बात करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द process of self and mutual induction, the energy storage within the inductor coil, and if possible we may also continue with some basic ideas about the coil rotating in magnetic field, or you may say the AC generator. So without wasting time, let's start with the questions which are based on the induction process for self and mutual way. So let's continue. तो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक्चुअली जो कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, उसी के सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। Now here in this question it is given that कि एक इंडक्टेंस कॉइल है जिसमें हमने 1 किलोवाट आवर की एनर्जी स्टोर करनी है एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 200 एम्पियर। तो कितना इंडक्टेंस रिक्वायर होगा ये पूछा है। बच्चों आप जानते हैं इस तरीके के प्रॉब्लम्स में जहां पर इंडक्टर या इंडक्टेंस कॉइल की एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, तो यू माइट बी रिमेंबरिंग दैट कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कॉइल कैन बी गिवन एज हाफ Li स्क्वायर। करेक्ट, ये डेरिवेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया है। अब यहां पर जो एनर्जी है वो 1 किलोवाट आवर है। अब ये किलोवाट आवर तो यूनिट ऐसा यूनिट नहीं है, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट। तो ये 1 किलोवाट आवर कन्वर्ट हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में या एनर्जी के कैलकुलेशन में, जहां पर हम खास करके पावर और एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं वहां पर हम ये कन्वर्जन अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल। एनर्जी हो गई अपनी 3.6 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू ये हाफ। सेल्फ इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है एंड द करंट इज 200। इनफैक्ट 200 का स्क्वायर है तो हम इसको 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 कर। विद दिस ये 2 यहां से कट गया, दिस विल बिकम 100। सो L now is 3.6 into 10⁶ divided by this as 2 into 10⁴. This will become 1.8 into 10⁻², which means 180 Henry. That's simple. I guess आप जल्दी से यहाँ पे समझ पाए इस बात को। Yes. Okay. Now one thing we should be careful in this problem is that कि यहाँ पे हमको एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ा, यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ा। किलोवाट आवर का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶। अब यहाँ पे 1 नहीं होते हुए 10 होता, 7, 8, 9 कुछ भी होता, दूसरा नंबर होता, तो वो कन्वर्जन हमने प्रॉपरली करना है यहाँ। गेटिंग इट राइट? यस, Yes. ओके। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Now here we have 10 Henry inductor carries a current of 20 ampere. How much ice at 0 degree Celsius would be melted by this energy stored in the magnetic field of the inductor? Latent heat given है। बड़ा अच्छा सवाल है। मतलब ये कह रहा है कि इंडक्टर में या इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है, उस एनर्जी का यूज करके अगर हमने आइस को मेल्ट करना शुरू किया तो हम आइस का कितना मास मेल्ट कर पाएंगे। सब ठीक है अपनी जगह पे। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है। तो एनर्जी स्टोरेज निकालते हैं। सो दैट इज हाफ Li स्क्वायर। सो दिस इज हाफ, इंडक्टेंस है 10, करंट है 20 into 20 because it's in square. So this will be 10. So answer will be 2 into 10 to the power
3 जूल, करेक्ट है? अब बच्चों ये जो एनर्जी है ना U, it will be used for melting of ice. आपको याद होगा थर्मल एक्सपांशन और स्पेसिफिक हीट्स, इस चैप्टर में या इन कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हुए हमने दो अलग अलग कंसेप्ट डिस्कस किए थे, एक स्पेसिफिक हीट था और एक लैटेंट हीट था। जो लैटेंट हीट वाला आइडिया होता है ना, इसमें क्या होता है कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए करते हैं, एंड दैट इज टू बी डन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। और उसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें उस लैटेंट हीट को, तो हम ऐसे लिखते हैं ml। इनफैक्ट यहाँ पे ये आई में लगा रहा हूँ खास, ये आइस की लैटेंट हीट बता रहा है। अब लैटेंट हीट को भी हम कैपिटल एन से बताते हैं। तो ये वो एनर्जी है जिसको यूज करके हम आइस को मेल्ट करने वाले हैं। अब जरा सोचो तो ये एनर्जी आई कहां से? यस, ये जो एनर्जी है जिसका मैथमेटिकल फॉर्म हम Li लिख रहे हैं, ये आई कहां से? क्या ये वहीं से आई जैसे जहां से ये इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड है? Yes. मतलब बहुत सिंपल जुमलों में कहे तो इंडक्टर की एनर्जी कन्वर्ट की गई हीट में और उससे फिर आइस मेल्ट किया। तो you can just write MLI, which is nothing but a method or a formula to write the heat energy in the form of latent heat, and that should be equal to U। बस अब मास का कैलकुलेशन करना है। आप देखिए यहाँ पे आइस का latent heat हमको गिवन है 22.6 of course into 10 to the power 3। okay, so that is 22.6 into 10 to the power 3 is equal to इंडक्टर की एनर्जी है 2 into 10 to the power 3। अब ये कैंसिल हो गया एंड मास ऑफ आइस आपको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 22.6। इसे कन्वर्ट करें, आंसर बताएं। कन्वर्ट इन द सेंस सॉल्व करें और आंसर बताएं। मैं इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाया ना? आपको समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा था? थोड़ा सा सेंटेंस मेरा ब्रेक हो रहे थे बीच में। Yes. यस अब इसके लिए आपको लैटेंट हीट वाला कंसेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा। मतलब अगर वो है जहन में तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात आपको समझ में आ जाएगी कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हमने हीट में कन्वर्ट किया और उस हीट से हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं। दैट्स इट। अब वो जो हीट लिखेंगे हम लैटेंट एनर्जी के फॉर्मेट में, अगर हम उसको लिखें तो उसका फॉर्मूला बनेगा MLI, where Li is the latent heat for ice। वेल आपने इसको कन्वर्ट किया, क्या आंसर आया? मतलब सॉल्व किया, क्या आंसर आया? 0.08. 0.08 kilogram। So this much ice we can possibly melt। Let's take another question। This is again a very straightforward question। यहाँ थोड़ा सा मैं डायरेक्ट सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले पे आ रहा हूँ या म्यूचुअल इंडक्टेंस के। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल इज 0.5 हेनरी। तो ये M हो गया। दिस इज M, कैपिटल M। The resistance and the resistance of primary and the secondary coil is 20 ohm and 5 ohm respectively। तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस 20 ohm है, ये याद रखो, और सेकेंडरी का जो है ये 5। To produce a current of 0.4 ampere current in the secondary, it is necessary that the current in the primary should be varied at the rate। मतलब हमें ये पता करना है कि करंट के चेंज होने का रेट क्या है। तो बच्चों सिंपल बात है, जब हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे तो ये करंट प्राइमरी में चेंज होता है और जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो सेकेंडरी में आता है। तो आपको पता होगा, दिस इज हाउ वी ट्राई टू राइट इट। करेक्ट है? Yes. अब बेटा यहाँ पे ES ये हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, करंट गिवन है। तो जरा सोचे, अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इन रेजिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सेकेंडरी में फ्लो होने वाला करंट ऑफ कोर्स और सेकेंडरी की कॉइल में आने वाला रेजिस्टेंस
इज इक्वल टू m म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अब ये ज्यादा आसान हो गया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। कितना करंट जा रहा है सेकेंडरी में? 0.4। सेकेंडरी का रेजिस्टेंस कितना है? 5। यहां हमको इसने कंफ्यूज किया था कि 20 लेना है या 5 लेना है। तो फॉर्मूला बड़े अच्छे तरीके से याद होना चाहिए आपको कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये सेकेंडरी का है, तो करंट भी सेकेंडरी का आएगा, रेजिस्टेंस भी सेकेंडरी कॉइल का आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.5 into, now this factor we just have to determine rate of current, rate of change of current। अब ये यहां से कैंसिल हो गया, this will become 10 and you may just claim an answer dip divided by dt is equal to 4। so you have your answer done। okay, let's take another question। आई थिंक ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ ये इससे पहले जेई में पूछा जा चुका है, जेई या नीट, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये एग्जाम में आ चुका है। एक सोलोनाइट है जिसमें पहले से एक आयन कोर रखी हुई है, ये जो प्लेट यहाँ पे दिख रही है ये अंदर पहले से रखी हुई है, और इसको एक डीसी सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया, करंट फ्लो हो रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, एवरीथिंग इज वेरी फाइन। अब हम स्लोली क्या करते हैं कि ये जो आयन कोर अंदर है, आयन की प्लेट अंदर है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो फिर उसने क्वेश्चन हमसे पूछा कि भाई इस करंट का क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बड़े ध्यान से समझना है। देखो जब इसके अंदर आयन कोर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट मिलेगा, है ना। अब सोलोनाइड में करंट फ्लो हो रहा है तो सोलोनाइड अपना मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा, म्यू नॉट एन आई, आप जानते हो, है कि नहीं। तो जब ये आयन का मटेरियल अंदर है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट मिलेगा, इट विल सपोर्ट द मैग्नेटिक फील्ड एंड रादर आई में से कि वो नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कराएगा। ठीक है, आयन कोर का प्रेजेंस क्या करेगा, सपोर्ट बी एंड इंक्रीज इट्स नेट वैल्यू, उसका प्रेजेंस। अब हमने क्या किया, आयन कोर को रिमूव किया, आयन कोर रिमूव। आप सोचो बेटा जब हम आयन कोर को रिमूव करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट मिल रहा था आयन की मौजूदगी से, आयन की प्रेजेंस से, वो अब नहीं मिलेगा, है ना। तो सोलोनाइड का जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। यस, यस, नेट बी जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही नेट बी डिक्रीज होता है, यानी कि नेट मैग्नेटिक इंडक्शन डिक्रीज होता है, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसके सीक्वेंस में ही मैं लिखता हूं, इसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स होगा। अब सोचो बच्चों, चेंज इन फ्लक्स अगर हुआ तो क्या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? यस, ईएमएफ इंडक्शन। अब मुझे एक बात बताओ कि ईएमएफ का इंडक्शन हुआ तो करंट आएगा, ठीक है, दैट विल कॉज इंड्यूस करंट। अब करंट क्या करेगा कि उस कॉज को खत्म करेगा जिसकी वजह से इंडक्शन हुआ है। अब यहां कॉज क्या है, बी का डिक्रीज होना, तो वो बी को इंक्रीज कराएगा। बी को इंक्रीज कराने के लिए उसको करंट बढ़ाना पड़ेगा। यस, समझे ना, बात क्लिक कर रही है। इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आने के बाद ट्राई टू इंक्रीज बी, वो बी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा ऐसा? डिक्रीज हो रहा पी, लेंज़ लॉ, क्योंकि बी के डिक्रीज होने की वजह से फ्लक्स आया, फ्लक्स चेंज हुआ, तो उसको मानो जैसे पता चल जाता है। मैं हमेशा ये सेंटेंस कहता हूं जैसे कि इंड्यूस करंट को इंड्यूस ईएमएफ को अकल है,
शार्प थिंकिंग है उसके पास, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो हर उस बराबर उसी कॉज को पकड़ लेता है जिसकी वजह से इंडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ है, और बराबर उसी को टारगेट करता है वो। तो हम भी उसी के लाइन में सोचेंगे। तो हमने देखा भाई बी डिक्रीज हुआ क्योंकि आपने स्कोर को बाहर निकाला, आयन के मटेरियल को आपने बाहर निकाला। अब अगर आप आयन के मटेरियल को बाहर निकालते हो तो बी तो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब बी डिक्रीज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट आया, करंट आने के बाद लेंजेस लॉ के हिसाब से उसने देखा यार बी डिक्रीज होने की वजह से मैं आया तो मुझे बी बढ़ाना पड़ेगा। अब बी बढ़ाए कैसे जा सकता है? आंसर सिंपल है, Same direction. बाय इंक्रीजिंग करंट। तो करंट को इंक्रीज करके ये सारा मामला सेट किया जा सकता है। तो वी गॉट आवर आंसर। करंट का क्या होगा? तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, और क्या। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. चलिए एक दो मैथमेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन भी करते हैं, तो फिर अपना ये इलस्ट्रेशन पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है। अब इस बार ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट तरीके से या कांस्टेंट एक्सप्रेशन के साथ नहीं गिवन है, बल्कि वो टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएबल है। आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ देखने की इक्वेशन को देखते ही समझ आता है। ये फाइ ए टी टाउ माइनस टी, मतलब टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स है ये। अब ये कह रहे हैं हीट कितनी जनरेट होगी, एकदम से तीसरी चीज पूछ ली इसने। ठीक है, हीट तक बाद में जाते हैं, पहले इस फ्लक्स की प्रॉपर इक्वेशन तो लिख लें। तो बच्चों इस फ्लक्स की प्रॉपर इक्वेशन हो गई अपनी ए टाउ टी माइनस ए टी स्क्वायर, करेक्ट है। Yes. और ये टाउ इतने टाइम इंटरवल में हमारे को कैलकुलेशन करना है। तो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है। अब सबसे पहले तो बेटा मैं ये निकालूंगा कि भाई ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, बाकी सब बाद में, पहले इंडक्शन तो निकालेंगे कितना हो रहा है। बिकॉज हमें ये पता चल रहा है कि जो फ्लक्स है ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम चेंज होगा। यहाँ पे टाइम की अलग अलग वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हम देखेंगे कि फ्लक्स की डिफरेंट वैल्यूज हमको मिलेंगी, और अगर फ्लक्स चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ तो डेफिनेटली इट विल कॉज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So let's try to calculate the value of E, which we usually write d phi by dt, मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम काम करें तो। बच्चों डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम फौरन इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ इसका आंसर मिलेगा ए टाउ माइनस 2at, इतना जो है हमको यहाँ पे ईएमएफ मिला। लेट मी टेक दिस एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। Now in second part of solution what we'll do, we'll try to calculate current, क्योंकि हीट अगर हमको निकालना है तो कहीं ना कहीं हमको करंट का कैलकुलेशन जरूर लगेगा। तो लेट्स फिगर आउट द वैल्यू ऑफ करंट। बेटा जब हम करंट निकालेंगे कि भाई इसकी वजह से कितना करंट फ्लो करेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा E by R। हो गई बात है। सो लेट्स नाउ सब्स्टिट्यूट फॉर I। तो I का आंसर हमको मिला A टाउ माइनस 2at डिवाइडेड बाय, ये हो गया R। अब बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पे हीट जो है, तीसरी स्टेप में हीट जो है इलेक्ट्रिकल लेवल पे वो हम लोग लिख सकते हैं, लेट मी राइट दैट अमाउंट ऑफ हीट एज dq। वो हम लोग लिख सकते हैं I square by R dt। we can write it as I square R dt, नॉट बाय, मैंने गलती से बाय बोल दिया, I square R dt। ओके, ये जूल हीटिंग वाला फंडा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं ना हम लोग, जूल हीटिंग। अब फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा अब। Yes. ये तो रिक्वायरमेंट हो गई इसकी। सो यहाँ जो हीट की एक एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन होगी, दैट कैन बी डन बाय यूजिंग अ फॉर्मूला ऑफ I square R dt। अब I का जो रिलेशन आपने यहाँ पे बनाया उसको पुटअप करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो हीट है dq, फॉर दैट रेफरेंस ऑफ I square हम लिख पाएंगे A टाउ माइनस 2at, और ये ब्रैकेट का आप लगा दो स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यहाँ डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा R स्क्वायर इनटू ये R dt। अब ये एक स्मॉल टाइम इंटरवल में हीट का कैलकुलेशन मैंने किया dt, और ये एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का हीट मैंने कंसीडर किया है। टोटल टाइम इंटरवल 0 से लेकर टाउ तक नहीं लिखा अभी,
तो बस जनरल कैलकुलेशन किया गया है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो ये आर फैक्टर यहां से कैंसिल हो गया। तो किसी छोटे से टाइम इंटरवल dt के लिए जो हीट डेवलप होगा वो इतना होगा, a टाउ माइनस 2at, ये हो गया बेटा ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू dt। करेक्ट जा रहे हैं? यस अब इसमें हमको एक बात ये समझ आती है कि जो भी हीट डेवलप हो रही है वो खुद टाइम डिपेंडेंट है, मतलब हीट भी कांस्टेंट डेवलप नहीं हुई है। चलो भाई करंट के अंदर कोई टाइम का फंक्शन नहीं आता तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं आई स्क्वायर आर टी वट एवर द टाइम इंटरवल यू वांट टू टेक। लेकिन यहाँ जो हीट डेवलप हो रही है वो भी इन अ सेंस टाइम डिपेंडेंट है, तो हर अगले इंस्टेंट पर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा। तो हमको तो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये पूरा कैलकुलेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आंसर सिंपल है। चौथी और आखिरी और इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें क्या करना पड़ेगा सोचें आप। अगर हम टोटल हीट निकालना चाहते हैं तो क्या ऐसी एलिमेंटल हीट को 0 से टाउ इतने टाइम के लिए इंटीग्रेट करें? यस बिकॉज ये खुद अपने आप में टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो फॉर एन इंटीग्रेशन, बट बिफोर दैट मैं इसमें एक हल्का सा सिंप्लीफिकेशन करना चाहता हूं ताकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाए। देखो इस पूरी इक्वेशन में से ये a अगर मैं ब्रैकेट से बाहर ले लेता हूं, सो इट विल बिकम a स्क्वायर, ब्रैकेट में बच जाएगा टाउ 2t ब्रैकेट स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय r मैंने साइड में ले लिया और ये dt चलेगा। करेक्ट है बच्चों? यस अब ब्रैकेट ओपन करें आप ताकि इंटीग्रेशन करने में आपको आसानी हो। सो ये हो गया a स्क्वायर बाई आर, ब्रैकेट ओपन करते हैं। टाउ सो दिस विल बी टाउ स्क्वायर माइनस 4 टाउ t प्लस 4t स्क्वायर इंटू dt। अब देखो जब हम इंटीग्रेशन में dq सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो चीजें जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगी, तो जस्ट डू इट वेरी केयरफुली। सो दिस इज q, a स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेबल नहीं होगा। अब इंटीग्रेबल चलेगा 0 से टाउ, क्या क्या चीज, टाउ स्क्वायर dt माइनस 4 टाउ टी dt। आप देख रहे हैं मैंने dt भी अंदर लिया बेटा, गड़बड़ नहीं करें, प्लस 4 टी स्क्वायर dt। अब बार बार 3 बार इंटीग्रेट कर सकते हो बाय पार्ट्स करते हुए, लेकिन हम इन चीजों को समझ पाते हैं, अभी हमारे लिए कोई खास बात नहीं है, इतना एंड ऑफ सिलेबस पर आ चुके हैं, तो इस तरीके के छोटे मोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना कोई खास बात नहीं है। तो ए स्क्वायर बाई आर, अब आप बताएं 2 टाउ, ये हो जाएगा बेटा टाउ का स्क्वायर टी, ठीक है, यस और इसकी लिमिट लगेगी 0 से टाउ माइनस 4 टाउ तो बाहर हो गया, टी स्क्वायर बाई टी, और इसकी भी लिमिट लगेगी 0 से टाउ, प्लस 4 बाहर हो गया, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और इसकी भी लिमिट लगेगी 0 से टाउ, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहां पर ब्रैकेट बाहर बनाने की बजाय जरा अंदर ही बना लेते हैं लाइक दिस। ये अब केयरफुली सारे सब्स्टिट्यूशंस करें ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो हमको। सो दैट इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, तो यहां मैं अपर लिमिट पुटअप करूंगा तो टाउ आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट में तो सिर्फ टाउ आएगा। तो क्या इफेक्टिवली, वेरी गुड, ये हो गया बेटा टाउ क्यूब माइनस, अब ये 2 और ये 4 तो कट गया, 2 हो गया। यहां ध्यान से देखें 2 टाउ क्यूब हो जाएगा, वेरी गुड, शाबाश, प्लस ये जो 4/3 फैक्टर है इसको बाहर ले लें, तो अब ये हो जाएगा 4/3 टाउ क्यूब। बस अब ब्रैकेट का सॉल्यूशन करें आप। सो दिस विल बी a स्क्वायर बाई आर, ब्रैकेट सॉल्यूशन आपको यूं करना पड़ेगा 4/3 टाउ क्यूब, पॉजिटिव टर्म में पहले लिख रहा हूं, माइनस टाउ क्यूब, ध्यान से देखें, समझे बात को, ये टाउ क्यूब माइनस 2 टाउ क्यूब विल बिकम माइनस टाउ क्यूब, यस ये मैंने पहले लिखा। अब 4/3 3 सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा? सॉल्व करने पे हमको आंसर मिलेगा, सॉरी फॉर दैट, e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, so this will be e square divided by r, क्या बचेगा आंसर? टाउ क्यूब डिवाइडेड बाय 3, वेल यहाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, a स्क्वायर, so this is a स्क्वायर।
तो फाइनल क्लेम क्या होगा हमारा? Q इज इक्वल टू A a square. स्क्वायर टाउ क्यूब डिवाइडेड बाय 3R. TR। ये हो गया अपना फाइनल क्लेम। अब इस हिसाब से देखें कौन सा ऑप्शन मैच करता है। a स्क्वायर टाउ क्यूब डिवाइडेड बाय 3R। वी हैव दिस अवर पॉसिबल ऑप्शन। ओके, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मैथमेटिकल इवैल्यूएशन तो था ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बेसिकली पहले इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट और हीट का रिलेशन आपने पता करना है प्रॉपरली, और फिर उसमें ये हिट होना चाहिए हमारे दिमाग में, इस बात की लिंक हमको लग जानी चाहिए कि जो हीट का कैलकुलेशन होगा वो भी टाइम डिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप सोचो अगर एक ऐसा सिचुएशन आ जाती जिसमें ये जो करंट की इक्वेशन है उसमें टाइम होता ही नहीं, टाइम नहीं होता उसमें, ठीक है ना, टाइम का कोई टर्म ही नहीं आता उसमें, तो ऑन दैट बेसिस हम प्लेन लेवल पे ये कहते हैं कि जो भी हीट डेवलप हो रही होगी वो एक सिंगल कांस्टेंट अमाउंट में डेवलप होगी, चाहे इंटरवल कुछ भी हो, फिर क्योंकि वो टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। बात आ रही समझ में बच्चों? Yes. ओके, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन एंड प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस डिस्कशन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लंबा चौड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट विल मैनेज। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि एक स्क्वायर लूप के बिल्कुल क्लोज रखा गया है a डिस्टेंस पर, और जो स्क्वायर लूप है उसके साइड लेंथ भी a है। बस इतना ही। अब ये पूछ रहा है कि इसमें करेक्ट ऑप्शंस आप चॉइस करें। यहाँ पे पहले दो ऑप्शंस जो हैं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैग्नीट्यूड के बारे में हैं, और दूसरे ऑप्शंस जो हैं करंट की सेंस के बारे में पूछे गए हैं कि करंट क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हमको दोनों काम करने पड़ेंगे, ऑप्शंस वो की पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे। तो पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर बाद में करंट के बारे में सोचना होगा कि करंट क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब देखो सिचुएशन बच्चों में अगर रीड्रॉ करूं आपके सामने तो ये कुछ ऐसी है कि यूं एक स्क्वायर लूप है लाइक दिस, साइड लेंथ ए और ए है, और इसके बिल्कुल बगल में जो है ना एक वायर विद करंट आई। ओके, कैपिटल आई, यस। अब ये जो सेपरेशन है यहां से लेके यहां तक, ये भी बता रहा है ए। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकाले? तो एक बात आप सोचो जरा कि किसी भी सिचुएशन में जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं ना तो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला लेते हैं, फाई इज इक्वल टू एम आई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे आएगा? फाई डिवाइडेड बाय आई। करेक्ट हो गई बात। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, ये जो फाई होता है ये सेकेंडरी का होगा, और ये जो आई होगा ये प्राइमरी का होगा। अब यहां पर प्राइमरी की तरह कौन बिहेव कर रहा है? ये वायर। और सेकेंडरी की तरह कौन बिहेव करेगा? ये कॉइल। अब जरा सोचो इस वायर की वजह से इस कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड आउटवर्ड? Outward. आउटवर्ड होगा, शाबाश। इस पॉइंट पर तो हमको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब पहले मैं अगर फ्लक्स निकालना चाहता हूं ना तो पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर तब जाके मैं उसका फ्लक्स कहीं क्लेम कर सकता हूं। बिकॉज इफ आई वांट टू गो फॉर अ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना। Yes. देखो आप फॉर्मूले को अगर प्रॉपर्ली अप्लाई करते हो बेटा तो आपको यूं लिखना पड़ेगा एन बी ए फिर आगे cos थीटा। चलो थीटा का तो कोई टेंशन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल प्लेन ऑफ द कॉइल को परपेंडिकुलर आएगा, एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल आएगा। ये सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं। अभी एरिया वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ तो पैरेलल ही आ जाएगा। तो चलो थीटा 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, एन भी 1 हो गया। अब मामला आगे खाली रुक रहा है कि बी कितना है। तो आप बोलेंगे सर वायर का फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। अच्छा चलो लगाओ तो सही, वायर का फॉर्मूला क्या है? तो आपको पता होगा कि वायर के फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं ना म्यू नॉट I आई divided by अपॉन 2 पाई, R. डिस्टेंस लेते हैं 2 पाई डिस्टेंस। तो यहां तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्योंकि इस लूप के इस सेगमेंट में जो नजदीक वाला सेगमेंट है वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होगा, और ये जो दूर वाला सेगमेंट है यहाँ पे कम मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होगा। तो फिर गड़बड़ हो गई, हम कांस्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। तो क्या करें? तो आंसर सिंपल है बच्चों। हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे,
लेट्स से कि छोटा सा पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया जिसकी ये वाली साइड ए है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है मान लेते हैं ये dx है और ये मैंने कहाँ सिलेक्ट किया वायर से, तो आंसर है x इतने पोर्शन पर। अब उस छोटे पोर्शन के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन लिखेंगे dB, तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट करंट आई 2 पाई x। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो पूरा फ्लक्स नहीं लिखेंगे हम, पहले थोड़ा फ्लक्स लिखेंगे, छोटा सा फ्लक्स लिखेंगे पहले कि भाई पूरे कॉइल में से क्या फ्लक्स पास होता है वो तो बाद की बात है, थोड़ा सा पहले फ्लक्स लिख लो, सिर्फ इतने पोर्शन का फ्लक्स लिख लो पहले। समझ आ रही बात बच्चों? सो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स अगर मैं लिखना चाहता हूं ना तो वो कुछ इस तरीके से आएगा dB इंटू ए। अब देखो n तो 1 हो गया है, ये कॉस फैक्टर भी ये 1 हो गया है, इसका भी टेंशन खत्म हो गया, मतलब बात सिर्फ b और a की बची थी। तो dB b नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हम छोटे से सेगमेंट के लिए फ्लक्स लिख रहे हैं, और a एक्चुअली a भी नहीं लेना पड़ेगा, यहां मुझसे गलती हुई, मुझे लिखना चाहिए dA, छोटा सा एरिया। गौर कर रहे हैं बेटा? यस। तो d फाइ इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये इक्वेशन हो गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हो गया बेटा 2 पाई x। एरिया क्या होगा, इस स्ट्रिप का एरिया कैसे लिखोगे सोचो तो? ADX। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। तो ये हो जाएगा ADX। चलो अब ये फ्लक्स हो गया। अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूं, पूरा फ्लक्स, तो अब मैं ये फॉर्मूले से नहीं निकाल सकता, ये तो कांस्टेंट टर्मिनोलॉजीज के लिए है, ये तो उस वक्त अप्लाई होगा जब सारी चीजें कांस्टेंट है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है बट फिलहाल की सिचुएशन में काम का नहीं है, नो यूज। नहीं, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे आप, जरा सोचें। वेरी गुड, ये जो छोटा सा एलिमेंटल फ्लक्स आपने निकाला ना, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब सवाल ये है कि इंटीग्रेशन की शुरुआत कहां से होगी, तो इस कॉइल के इस लूप के बिल्कुल पहले सरफेस से, यहां से एकदम, जब डिस्टेंस ए है डिस्टेंस, वहां से लेके कहां तक, इस लास्ट वाले सरफेस तक। अब इस लास्ट वाले सरफेस का डिस्टेंस वायर से कितना है? 2A। 2a, शाबाश, वेरी गुड बेटा। सब्स्टिट्यूट करो, अब जो चीजें कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट ही रहने दो, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर ही रहने दो उनको। सो बाय दैट वे अगर हम फ्लक्स का कैलकुलेशन करने लग जाए तो हम देखेंगे म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये ए फैक्टर भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन चलेगा ए से लेके 2a पे, खाली 1/x dx पे। सोच के देखो बेटा। यस। अब 1/x का क्या है, इंटीग्रेशन क्या है उसका? ln of x। ln of x। तो फाई का वैल्यू अपना हो गया म्यू नॉट, ये आई, ये ए, ये 2 पाई ln of x, a से लेके 2a, फाई विल बी इक्वल टू, थिंक ऑन वेरी केयरफुली, क्या क्या करें अब, म्यू नॉट आई, ये a, ये 2 पाई ln of 2a माइनस ln of a, यानी कि फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a 2 पाई ln of 2a by a। तो ये a फैक्टर यहां से कैंसिल हो गया, और फाइनली आपको फ्लक्स क्या मिला, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू ln of 2। तो बेटा ये फ्लक्स पूरे फ्रेम के अंदर, या कह लीजिए कि पूरे लूप में डेवलप होगा, राइट फ्रॉम दिस सरफेस, दिस एंड टू अनदर एंड। बट अब हमारा इंटरेस्ट तो म्यूचुअल इंडक्शन का है, ये तो हमने फ्लक्स निकाला। आप रिकॉल करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ये यूं ऐसे लिख रहे थे हम लोग, तो अब बताएं म्यूचुअल इंडक्शन का फाइनल आंसर क्या होगा। तो फाई की वैल्यू को आई से डिवाइड करना है, अब आई से डिवाइड करोगे तो खाली आई कट जाएगा यहाँ से, बाकी तो जैसे वैसा बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट a अपॉन 2 म्यू नॉट ए अपॉन 2 पाई, आगे आएगा ln of 2। ये हो गया इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। सो बाय दैट वे हमें जाना चाहिए ऑप्शन ए के साथ। करेक्ट हो गया बेटा बात? यस। ओके, तो हम चले ऑप्शन ए के साथ। अब इसके जो दूसरे पार्ट है, यू में से कि इफ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू द स्ट्रेट वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे बताया जा रहा है कि भाई कांस्टेंट करंट अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, सोचने वाली बात है यहाँ पे। और फिर लूप को हम नजदीक लाते हैं, इफ द लूप इज बीइंग ब्रॉट क्लोजर,
तो ये कह रहा है कि करंट क्लॉकवाइज जा सकता है ऑप्शन सी में, या कह रहा है ऑप्शन डी में कि करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो अब सीक्वेंस में ध्यान देना चाहिए हमको कि क्या क्या होने वाला है। पहली बात तो बच्चा सोचेगा अरे सर हम यहाँ कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहे हैं तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सिचुएशन देखो ध्यान से, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो। हाँ, यू आर राइट। इवन दो हम यहाँ पे करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं लेकिन कॉइल को नजदीक ला रहे हैं, है ना, ब्रॉट क्लोज। आप कॉइल को नजदीक लाएंगे तो ये एक गैप कम हो जाएगा ना, तो ज्यादा Yes. मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। Hmm. तो बेटा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाना मतलब फ्लक्स का चेंज होना, Hmm. फ्लक्स का चेंज होना मतलब इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है, Yes. अब ये बात को जरा समझो कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। बाहर वाला। बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ये जहन में रखना। अब बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ और इंड्यूस ईएमएफ आया, और इंड्यूस ईएमएफ आने के बाद करंट आया। अब करंट सोचने लगेगा मैं क्यों आया, व्हाट इज द सोर्स, रीजन बिहाइंड द इंडक्शन प्रोसेस। आंसर है बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। तो क्या वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कराने के लिए अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? Yes. Yes. और अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड उसी वक्त बनेगा जब इसमें करंट क्लॉकवाइज चलेगा। Yes. तो इसमें सडनली एक ऐसा करंट फ्लो होने लगेगा जो क्लॉकवाइज है आए, जिसकी वजह से एक अंदर वाला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो बाहर वाले इंक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, उस कॉज को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो मैं हमेशा लेंजेस लॉ को ना एक स्टोरी की तरह लेता हूं, एक कहानी की जैसा उसके कैरेक्टर्स जज करने की कोशिश करना। ऐसे याद रखते बैठोगे तो याद भी रख सकते हो, नहीं ऐसा नहीं, बट आई डू नॉट प्रमोट दैट वे ऑफ स्टडीइंग इट। मैं उसको एक स्टोरी की तरह लेना और एक कैरेक्टर बिल्डिंग की तरह लेने की तरह या समझने की तरह कोशिश करता हूं, ताकि हम कहीं भी चूके नहीं, फौरन हमको समझ में आ जाए। अदरवाइज अगर हम याद रखेंगे तो वो केस स्टडी हो जाएगी, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, लेकिन प्रॉब्लम के अंदर कुछ अजीब सी सिचुएशन दी जा सकती है हमको, फिर उस वक्त हमें जज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक सिंपल सी बात याद रखना है कि कोई भी वो रीजन जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ था, इंड्यूस करंट उस रीजन को खत्म करने की कोशिश करेगा, उस रीजन के अगेंस्ट में काम करेगा। जैसे अब इस फिलहाल के प्रॉब्लम में देखो तो आउटवर्ड डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, तो उसको खत्म करने के लिए करंट ने इनवर्ड डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। अब इनवर्ड डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमको क्लॉकवाइज करंट बनाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? यस, okay, so these are a few basics regarding the self and mutual induction. आइए अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल, और हमारे लिए काफी काम का है ये, बिकॉज हम जो अगला चैप्टर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे दैट इज एसी सर्किट्स, वहां पर हमें इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। वी हैव एन आर्टिकल कॉल्ड coil rotating in uniform magnetic field, a very simple principle regarding AC generator, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने वाला एक सेटअप। अब देखो राइट फ्रॉम बिगिनिंग इस चैप्टर में जो चीजें हम पढ़ रहे थे उसका क्रक्स क्या है, उसका मेन यू में से थीम क्या है उसका, तो उसकी थीम ये है कि किसी जगह पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करते हैं। जो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम लिख पाते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एन ए बी एंड देन कॉस थीटा। अब कुछ भी करके, किसी भी तरीके को अडॉप्ट करके, किसी भी तरीके के किसी भी मेथड को यूज करके हम क्या करेंगे, फ्लक्स को चेंज करेंगे। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड को ही बदलना, उसको चेंज करना, मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा करना, या एरिया को चेंज करना, या नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर कुछ बदलाव करना, या सबसे आसान है कि इंक्लिनेशन एंगल थीटा को चेंज करना। दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। इस पर हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो बच्चों बाय एनी मींस अगर हमने फ्लक्स को चेंज किया तो क्या होगा,
यस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? EMF. आंसर सिंपल है, EMF. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय फैराडेज लॉ हम लिख पाते हैं d∅dt, और लेंज़ लॉ के कॉन्सिक्वेंस में हम बाद में माइनस भी लगाते हैं। इस चीज को हम बिल्कुल हल्के में या लाइट में नहीं लें। ये मैं समझता हूं दुनिया की बहुत बड़ी डिस्कवरी है, एक ऐसी डिस्कवरी जिससे आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक पावर जो आज हमारे पास मौजूद है वो इसी डिस्कवरी, इसी फिनोमेना पे काम करता है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आप चाहे कमर्शियल लेवल पर हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करें, डोमेस्टिक लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करें, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आज हम यूज कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट पावर सप्लाई लाइन से हमारे घरों तक आ रही है या कंपनीज में जा रही है, इधर उधर प्रोडक्शन हाउसेज में जा रही है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी इसी प्रिंसिपल से बनी है, इसी फंडामेंटल से बनी है। बहुत बड़ी डिस्कवरी दुनिया को मिल गई यहां पर। अब एक छोटा सा आर्टिकल हम इसको रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, छोटा सा आर्टिकल। बच्चों, फ्लक्स को चेंज करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे इजी तरीका, बिकॉज हमको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए, हमको ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ से करंट चाहिए, हमको पावर चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, हमको ये सब हमको चाहिए। हमारी सारी मशीनरीज आज जो है वो सब इलेक्ट्रिकल पावर पे चलती हैं, तो हमको तो ये नेसेसरी है। हम अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ लाना चाहते हैं, करंट और वोल्टेजेस बनाना चाहते हैं, तो हमको तो फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस फ्लक्स को सबसे इजी अप्रोच में, सबसे आसान तरीके से कैसे चेंज करें। तो कोई स्टूडेंट कह सकता है सर नंबर ऑफ टर्न्स को आप कम ज्यादा करते चलो, एरिया को आप कम ज्यादा करो, मैग्नेटिक फील्ड को आप कम ज्यादा करो। बच्चों, ये सारी चीजें मुश्किल है, हम मैग्नेटिक फील्ड को इतनी आसानी से नहीं चेंज कर सकते। मेरे ओपिनियन में इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि आप एंगल चेंज करो, कॉइल को घुमा दो मैग्नेटिक फील्ड में। बस थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क आपको वहां पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन विद इन दैट सेटअप अगर किसी तरीके से आप कॉइल को घुमाने लग गए, कोई भी मैकेनिकल अप्रोच आपने लगाया, अब उन अप्रोचेस पर हम बात नहीं करेंगे कि क्या इस्तेमाल करके हम कॉइल को घुमाएंगे, बट हम इंटेंशन यहां पे उसका एंड रिजल्ट देखेंगे कि हमने कॉइल को घुमा देना है। अब अगर हमने कुछ भी करके कॉइल को घुमा दिया, तो जैसे ही कॉइल घूमेगा फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज हो गया तो हम जीत गए, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। ये है प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। अब इसे अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं? इंड्यूस करंट है, लेकिन हम इसको अल्टरनेटिंग ये नाम क्यों देते हैं, मैं आता हूं इस पे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन यही प्रिंसिपल है जनरेटर्स का। हमारे घरों तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, उसके पीछे यही वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, बस हमें कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में किसी तरीके से घुमाना है, ये बात याद रखें। इसको समझने के लिए आप दो तीन, मतलब एक सिंपल से कुछ एनिमेशंस में आपके सामने रखता हूं, जरा ट्राई करें, देखें उसको। जैसे ये वाला एनिमेशन देखें, ये मैग्नेटिक पोल पीसेस हैं, बीच में कॉइल रखी, कुछ मोटर वोटर का इस्तेमाल करके, कुछ भी सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके हमने कॉइल घुमाया, उसके रिस्पांस में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। दैट्स इट, गेटिंग इट राइट? Yes. अब इसी को और बढ़िया डिजाइनिंग के साथ आप समझना चाहते हैं तो इसे देखें। यहाँ हैंडल भी दिया है पीछे घुमाने के लिए, तो ये एक मैकेनिकल अप्रोच में हम कॉइल को घुमा रहे हैं। हालांकि हम किसी भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमको एक ही चीज करनी है कि हमको किसी तरीके से कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा देना है। एक और एनिमेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा बेटर डिजाइन है। इसमें देखें क्या हो रहा है, ये मैग्नेट के पोल पीसेस है मान लो, और ये आप एरिया को फील करें। जैसे जैसे कॉइल घूम रहा है, अंदर का एरिया देखो, ये छोटा हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। क्योंकि जब मैक्सिमम एरिया डेवलप होगा तो वो फ्लक्स को सबसे ज्यादा कर देगा, और जब मिनिमम एरिया डेवलप होगा तो फ्लक्स को जीरो कर देगा। तो अंदर देख रहे हैं आप, ये ब्लू में एरिया चेंज हो रहा है लगातार। यस, Yes. सो ऐसा प्रोसेस एडॉप्ट करके हमने किया क्या, कॉइल को घुमाया, ये वो सब अपनी जगह पे ठीक है, बेसिकली हमने किया क्या? तो आंसर सिंपल है, हमने क्या चेंज किया? Flux. और वंस वी डू दिस, जैसे मैंने कहा एक बार हम ये करने में कामयाब हो गए तो हम कामयाब हो गए, मतलब हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। फिर दैट्स इट, विल गेट इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग, बिल्कुल जिंदा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी हमको।
फिर आप उसे पावर लाइंस के जरिए सप्लाई करें, जहां डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचाएं। बट इसकी एक लिमिटेशन है, एक प्रॉब्लम है इसका, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इसका, कि ऐसा करके जो इंड्यूस ईएमएफ हमको मिलेगा, इंड्यूस करंट जो हमारे पास यहाँ पे आएंगे, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। ये सीरियस इश्यू है इसका एक्चुअली। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हमको उसको आगे भेजना है, लाइन पर कंटिन्यू करना है। इलेक्ट्रिक वायर्स की जो वायरिंग हमने बनाई होगी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस जो हमने दिए होंगे, उस पे उसको कंटिन्यू भेजना है हमने बस। हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, जैसे हम ड्राई सेल्स इस्तेमाल करते हैं, बैटरीज यूज करते हैं, उसके अंदर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना उसमें स्टोर है। वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। हार्डली 2-3 वोल्ट के लिए हमको 2-3 वोल्ट का सेल लेके आते हैं, 1.5 वोल्ट का सेल लेके आते हैं, 15-20 रुपए में आ जाता है। और यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं, ये 230 वोल्ट की बनाते हैं, और पर यूनिट कॉस्ट इसका 5 रुपए 7 रुपए। बहुत आसान। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझ में आया इसमें? प्रॉब्लम क्या है इसमें? स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर नहीं कर सकते आप इसको। स्टोर करके भाई डब्बे में बंद कर दिया, बैटरी बना दी इसकी, एक जगह से दूसरी जगह ले गए, नॉट पॉसिबल। आपको जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है, सीधे पावर लाइन पे छोड़ना है, फिर ट्रांसफर करते रहना है, जिसको चाहिए वो वहां से उठाएगा, अपना काम करेगा, एंड सो ऑन। तो हम इसे स्टोर नहीं कर सकते। एक ये बड़ा सीरियस इश्यू है इसका। दूसरा सीरियस इश्यू इसका क्या है, कि हमको ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। अब मान लो कि हमने इसको कॉइल को घुमाया 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 घुमाया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, हम चाह रहे हैं कि भाई अब थोड़ा हम रुकें। अब हम जैसे ही रुकेंगे ना, घूमना रुका दिया ना हमने कॉइल का, तो फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा। अब फ्लक्स का चेंज होना बंद बंद हो गया तो इंडक्शन भी बंद, इलेक्ट्रिसिटी बंद, नो करंट्स, नो ईएमएफ, कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगातार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लगातार ईएमएफ चाहिए, लगातार करंट चाहिए कंटिन्यूटी में, तो आपको इसका मोशन जारी रखना पड़ेगा। ये दूसरा लिमिटेशन है इसका, लेकिन है बड़ी काम की चीज। अब दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है पावर लाइंस के थ्रू, स्टोर्ड नहीं। ये हमारे मोबाइल या ड्राई सेल्स, ये इसको हटा दें, इसको छोड़ दें। जो पावर लाइंस के थ्रू आती है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऐसे ही इस्तेमाल होती है। अब एक बात रहती है कि हम इसको एसी क्यों बोल रहे हैं, अल्टरनेटिंग क्यों बोल रहे हैं इसको, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इसके लिए हमको थोड़ा सा इसका एक मैथमेटिकल अप्रोच समझना पड़ेगा। देखो बेटा, अब ये एरिया एरिया ले लिया मान लो हमने इस तरीके से, या इसको थोड़ा मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दूं आपको समझाने के लिए। तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है मान ले, यूनिफॉर्म लेवल के। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होगा कि लाइंस की स्पेसिंग सेम होगी, ख्याल रहे, लाइंस की जो स्पेसिंग है ये सेम रहेगी, और पैरेलल लाइंस होंगी। आप बोर्ड्स की पेपर में जब ये डेरिवेशन करें तो इस बात का ख्याल रखें। अब मान लें इसमें कुछ एरिया था जो यूं रखा गया था, बिल्कुल सीधा ऐसा। इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही चल रहा था अच्छे से, लाइक दिस। अब हमने इसे घुमा दिया, जब हम इसे रोटेट करा देंगे तो ये एक नई पोजीशन ले लेगा। अब हमारा मानना है कि इसकी नई पोजीशन ऐसी आ गई है, तो एरिया वेक्टर यूं चला गया है, इसका एरिया वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। इसका कुछ एंगल बनेगा थीटा। इस बिना पे इसका कुछ फ्लक्स बनेगा। बता सकते हैं क्या फ्लक्स बनेगा? एन ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर हम केयरफुली इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिखें तो हम लिखेंगे माइनस, ख्याल रहे, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करने लग रहे होंगे तो ये माइनस एन डिफरेंशिएबल नहीं है, ए डिफरेंशिएबल नहीं है, बी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कौन है यहाँ पे? सिर्फ कॉस ऑफ थीटा। वेल, यहां डिफरेंशिएट करते वक्त एक और चीज का हम ख्याल रखेंगे। कौन सी चीज? जरा ध्यान से सुने बेटा। जब हम इसको घुमाएंगे, इसको रोटेट करेंगे ना, तो उसको घुमाने की एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी यूज करेंगे हम। ऐसी तो नहीं कुछ तय वेलोसिटी पे घुमाएंगे ना, ऐसा नहीं कि कभी फास्ट घुमा रहे हैं कभी स्लो घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हम तय करेंगे, भाई इतनी स्पीड से हमको इसको घुमाना है, क्योंकि स्पीड डज मैटर। यहाँ पे आपने तेजी से घुमाया तो ज्यादा ईएमएफ आ जाएगा, टाइम रेट से चलता है ना सब कुछ। तो आप अगर फास्ट घुमाते हैं तो ज्यादा ईएमएफ आएगा, स्लो घुमाते हैं तो कम ईएमएफ आएगा। तो एक पर्टिकुलर स्पीड हम फिक्स करेंगे, भाई किसी सिचुएशन के लिए हम इतनी एंगुलर स्पीड से हम इसे घुमा रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता होगा कि थीटा अगर मैं लिखना चाहता हूं, गौर करें इस बात पे,
तो क्या मैं वो ओमेगा टी ऐसे लिख पाऊंगा? रोटेशनल मोशन का सिंपल सा फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, करेक्ट जा रहे हैं? हम्म, तो यही फ्लक्स थीटा की बजाय यूं लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, एन ए बी cos omega कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर भी मुझे थीटा की बजाय क्या लिखना पड़ेगा? omega t. ओमेगा टी। ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल रखिए। अब आगे बढ़े, माइनस एन ए बी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा तो कांस्टेंट है। Yes. याद करो डिफरेंशिएशन इस तरीके से जब आते हैं जिसमें फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होता है तो पहले बाहर लाते हैं उसको, यस और नो? अब इंड्यूस ईएमएफ की तरफ ध्यान दें तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, एन ए बी ओमेगा Sin omega t. साइन ओमेगा टी। इतना इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इसमें गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि n कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो ये जो सारा फैक्टर है n a b ओमेगा, इसको हटा के एक कांस्टेंट वैल्यू E0 लिखी जाए और फाइनली ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसे यूं लिखा जाए E0 Sin omega t. साइन ओमेगा टी। अब हमें इस बात का आंसर मिलेगा कि हम इसको अल्टरनेटिंग क्यों बोल रहे हैं। बड़ा सिंपल है बेटा, जस्ट इमेजिन करो कि टाइम 0 है बिल्कुल शुरुआत में, और ये ओमेगा टी का वैल्यू कुछ 0 बन गया, तो बताओ साइन 0 क्या हुआ? 0. 0, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू क्या हुआ? 0. 0 हो गया। और कुछ ऐसा टाइम आ गया जिसमें ओमेगा टी का वैल्यू कन्वर्ट हो गया पाई बाय 2 में, क्योंकि अल्टीमेटली तो एंगल बनने वाला है। तो साइन पाई बाय 2 क्या हो गया? 1. तो फिर पीक वैल्यू आएगी E0, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, दैट कैन बी एन ए बी ओमेगा। और थोड़ा टाइम आगे बढ़ा और कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे बन गई कि ये फिर एक बार पाई हो गया 180 डिग्री, तो साइन 180 क्या हो गया? 0. 0 हो गया, मतलब ईएमएफ कितना हुआ? 0. 0। तो समझे इस बात को कि ये ईएमएफ कांस्टेंट तरीके से नहीं आ रहा है, बल्कि अल्टरनेट करता जा रहा है। और अगर इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कुछ यूं बना सकते हैं, लाइक दिस। ये इसकी पीक वैल्यू है E0, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस E0, ये 0, ये आप लिखें पाई, ये आप लिखें 2 पाई, यहाँ पे आप बोल सकते हो पाई बाय 2, यहाँ पे आप बोल सकते हो 3 पाई बाय 2। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे ये साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है, इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई 4 पाई जो भी वैल्यूज बनती जाएगी उसके हिसाब से साइन फंक्शन की वैल्यू बदलती जाएगी और हमें एक अल्टरनेट वैल्यूज वाला ईएमएफ मिलेगा, ना कि कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू का ईएमएफ हमको नहीं मिल रहा है, हमको अल्टरनेट वैल्यूज का मिल रहा है। गेटिंग इट राइट? इसीलिए यही रीजन है कि हम इसको एसी सोर्स बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। कांस्टेंट करंट सोर्स नहीं बोलते हैं हम इसको, डायरेक्ट करंट सोर्स नहीं बोलते हैं हम इसको, डीसी नहीं बोलते हैं। जो सेल और बैटरीज हम इस्तेमाल करते हैं, ड्राई सेल्स मार्केट से जो हम खरीदते हैं, हम उनको डीसी बोलते हैं, वो डायरेक्ट और कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। ये जो सप्लाईज है ये हमें डायरेक्ट और कांस्टेंट वैल्यूज नहीं देते हैं, बल्कि ये लगातार कंटिन्यूअसली वैरी करने वाले, अल्टरनेट होने वाली वैल्यूज को हमें प्रोवाइड करते हैं। और इनकी वैल्यूज फ्लक्चुएट होती रहेंगी, कभी 0, कभी पॉजिटिव मैक्सिमम, कभी नेगेटिव मैक्सिमम, फिर कभी 0, फिर कभी पॉजिटिव मैक्सिमम, और लगातार चेंज होती रहेगी, कभी नहीं कांस्टेंट होंगी। गेटिंग इट राइट? अब इसमें जो पीक वैल्यू बनेगी, जो सबसे ज्यादा वैल्यू बनेगी ना, वो ये होगी, इसे क्या कहेंगे हम? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब गौर करें ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी बातों पर डिपेंड कर रही है? एन ए बी ओमेगा। एन ए बी का मतलब क्या है, जरा बताएं तो खुल के मुझे, क्या मतलब है इनका? एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ए हियर? एरिया। एरिया कितना है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट बी फैक्टर हियर? मैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन हमने कितना लगा रखा है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, व्हाट डू यू मीन बाय ओमेगा हियर?
Linear velocity. लीनियर, व्हाट आर यू सेइंग? लीनियर कहां से ला रहे हो भाई? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये कि हम इस कॉइल को कितना रैपिडली घुमा रहे हैं, कितना रैपिडली घुमा रहे हैं। अब जितना रैपिडली हम इसको घुमाएंगे हमें उतना बड़ा ईएमएफ बन के मिलेगा, उतनी ज्यादा पीक वैल्यू हमको मिलेगी। अब एक चीज हमें सरप्राइज कर सकती है यहाँ पे, और करना भी चाहिए, कि इस ईएमएफ को ध्यान से देखो, ये बीच बीच में जीरो भी हो रहा है और थोड़ी देर में पॉजिटिव के बाद निगेटिव भी हो रहा है। इसका मतलब इस सोर्स में कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है। आप एक सेल लेके आते हैं तो उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल फिक्स होता है, फिक्स है ना उसका एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल। हम हमारे घर के स्विच बोर्ड में प्लग लगाते हैं, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव देख के लगाया आपने प्लग? नहीं, होता ही नहीं है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे भी लगाओ, दोनों टर्मिनल लगा दो, यूं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोलैरिटी है ही नहीं इसमें। क्योंकि जो चीज अभी अभी पॉजिटिव थी अगले ही मोमेंट पे वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सो इट डू नॉट हैव एनी पोलैरिटी, इसकी कभी भी कोई पोलैरिटी डिस्क्राइब नहीं होती। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे गौर करनी चाहिए, बीच बीच में इसकी वैल्यू क्या हो रही है? जीरो। आप जानते हैं जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब बंद होता है, पावर सप्लाई कट, कोई ईएमएफ नहीं। फिर हमारे घर के लाइट और ये सब फैन और ये सब चीजें कंटिन्यूअसली कैसे चल रही हैं? कंफ्यूजिंग है ना, बंद चालू होना चाहिए, आ रहा है फिर गया, फिर आ रहा है फिर गया, फिर आ रहा है फिर गया। ऐसा तो नहीं हो रहा, लगातार होती जा रही है सारी चीजें, कंटिन्यूअसली चल रही हैं सब कुछ। तो बच्चों ये इतना रैपिडली होता है, इतना रैपिडली होता है कि वो कब बंद हुआ कब चालू हुआ समझ में नहीं आता हमको। समझ रहे हैं? यस। इंडिया में हम लोग यहाँ पे जो उसकी फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 50 बार, 50 टाइम्स 50 हर्ट्ज। वो फ्लक्चुएट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। अब 1 सेकंड में कोई चीज 50 बार पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, तो हम कहां समझ पाएंगे भाई कि कब जीरो हुआ और कब ऑन हुआ और कब मैक्सिमम हुआ और कब नेगेटिव हुआ? वी डू नॉट गेट। तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ कांस्टेंट ही चल रहा है। बात समझ आई बच्चों? यस सर। ओके, सो ये छोटा सा आर्टिकल है, ये खास अपने थियरी पेपर के लिए बड़ा काम का आर्टिकल है। आपको लिखना इतना ही है, बस इतना ही लिखना है। ये 3 मार्क का आर्टिकल हो सकता है एग्जाम में, और ऐसी वाली एक डायग्राम आपने बनानी है। अब आपको याद होगा मैंने इस पे क्वेश्चन रॉन्ग किया था पिछले किसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 है 8 है, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिकॉलिंग इट, बट मैंने क्वेश्चन को रॉन्ग किया था। तो मैं पहले वो क्वेश्चन आपके सामने पुट अप कर देता हूं और पहले उसको करेक्ट करते हैं। और हालांकि मैंने उस पर कमेंट कर दिया था डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन में गलती हुई है। अब देखें यहाँ पे, a coil of effective area is given, now it is rotated। वो मोशनल ईएमएफ में मैंने इसको गलती से सॉल्व कर दिया। so as to cut the magnetic field of induction, वैल्यू गिवन है और 100 revolutions per second ले रहा है। तो कितना मैक्सिमम ईएमएफ आएगा? मैक्सिमम ईएमएफ का मतलब ये है बेटा पीक वैल्यू। समझ रहे हो बात? अब इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स कुछ बताया हमको? नहीं बताया, इट्स जस्ट 1। कोई नंबर ऑफ टर्न का डिस्क्रिप्शन नहीं है तो 1 मानेंगे ना, और क्या। यस। आगे बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, एरिया गिवन होगा, ओमेगा। तो ये हो गया NAB ओमेगा। लेट मी राइट 1 एरिया, 2 मैग्नेटिक फील्ड 7 into 10 to the power -5 ओमेगा, that is 2 pi into frequency, and frequency is 100। please don't make any mistake here, getting it? बेटा ये 7 into 2 कितना हो गया? 14 into 2 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 अगेन into 10 to the power -3। कैलकुलेशन को जरा समझें। Now this and this will get cancelled with 2, you will be getting 22 into 2 44, 44 into 2 that is 88 into 10 to the power -3 volt, and that goes 88 millivolt। ये आंसर आएगा। लास्ट टाइम मैंने ये निकाला था, ये गलत है।
पूरा क्वेश्चन ही गलत सॉल्व कर दिया था मैंने, एक्चुअली रीड ही नहीं किया मैंने उसको, ऐसे ही इमोशनल ईएमएफ में ले लिया सारी वैल्यूज को और ऐसे ही सॉल्व कर दिया, बट दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। तो हालांकि मेजर मिस्टेक है, बट अब हो गई, वैसी गलती नहीं होना चाहिए था। हाउएवर मैं उसको एडिट नहीं किया लेक्चर को, मैंने जैसा था वैसे ही छोड़ दिया और डिस्क्रिप्शन में उस पर कमेंट कर दिया मैंने कि ये गलत हो गया, सॉल्यूशन कैरी हुआ, तो ये आज हमने उसको फाइनलाइज कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, रुक जाते हैं फिर। क्लियर हो गया ना ये आर्टिकल अच्छे से? Yes. ओके।